नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 की चैप्टर 9 को हम पढ़ रहे हैं, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पार्ट 6। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और ये पार्ट इस चैप्टर को ख़त्म कर देगा। तो इस लास्ट पार्ट को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। तो पहली 5 स्लाइड्स में हम इन सारी स्लाइड्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। फिर ये लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का ख़त्म करेगा वो आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। इससे पहले प्रोटेस्ट हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो प्रोटेस्ट जो 1819 में हुआ था, पीटरलू मैसेक्री, उसके बाद सरकार ने इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। 1819 से लॉस बनने शुरू हुए। पहला था प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 9। जो 9 साल से नीचे के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप एम्प्लॉय नहीं बना सकते हो। ठीक है, उनको नौकरी नहीं देनी है। नौकरी नहीं देनी यानी कि उनको अब इजाजत नहीं है कि वो वहां पर काम करे, क्योंकि कहाँ अपने हाथ क्रश हो जाते थे, जान खो बैठते थे। इसके लिए उनको मजबूर ना किया जाए यहाँ पर। वर्किंग आवर्स फॉर दोज हु वर बिटवीन 9 एंड 16 ईयर्स, और 9 से फिर जो 16 साल तक के हैं, उनको उनके जो वर्किंग आवर्स है उसको 16 घंटे से घटाकर 12 घंटे किया गया था। अब 16 घंटे का मतलब आप समझते हैं, 8 घंटे आपके पास सोने के लिए है, उसके अलावा 16 घंटे आपको काम करना है। मतलब सो और फिर उठ के काम करने लग जाओ मशीन के साथ में ही सो जाओ, उठ के काम करो। तो वो घंटे 12 घंटे कर दिए थे उनको घटाकर। फिर लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि जो वही उनकी अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो माताएं या फिर औरतें फिर वो झूठ बोलती थी अपने बच्चों की एज के बारे में कि ये अरे ये 9 साल का हो चुका है या 9 से ज्यादा का है, ताकि वो भी फैमिली की इनकम में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसलिए फिर सरकार ने क्या किया, 1833 में फिर एक नया लॉ बनाया कि जो 9 साल से नीचे के बच्चे हैं ना, अब वो बहुत नाजुक है, मासूम है, उनको सिर्फ सिर्फ फैक्ट्रीज में ही काम करने की इजाजत थी, और वो भी बहुत ही लिमिटेड आवर्स तक। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको अगर कंट्रीब्यूट करना फैमिली इनकम में तो ये सिर्फ सिल्क फैक्ट्री में काम करें थोड़े टाइम के लिए। इट ऑल्सो एनेबल द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनी फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स। और फिर ये अच्छे से लॉ, कोई भी लॉ बनता है वो एकदम से तो हो नहीं जाता है। इसके इससे रिलेटेड बाकी सारे एक्सपेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं कि लोग क्यों नहीं उस लॉ को मान रहे हैं। तो फैक्ट्रीज में फिर इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने कि वो ये जो लॉ है ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और दूसरा उनकी कंडीशंस को भी देखना है, क्या ज़रूरतें हैं उनकी। 1847 के बाद ये जो 12 घंटे थे उसको 10 घंटे का बना दिया गया, 10 आवर्स बिल पास किया। ठीक है, उसको वुमेन और जो यंग पीपल हैं, मतलब यानी कि 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, यानी कि उनको बोला कि अब आपको घंटे ही काम करना होगा 12 की बजाय। अप्लाइड ओनली टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड नॉट टू माइंस। लेकिन ये 10 घंटे वाला सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ही लागू किया था, बच्चों के लिए या फिर 18 से कम है या वुमेन के लिए, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ही था, माइंस में नहीं था। तो माइंस कमीशन 1842 में आया कि आप जो माइंस में जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं उसको मेजर करिए, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर। इसने रिवील किया कि जो वर्किंग कंडीशंस है वो बेकार होती जा रही हैं, कुछ नहीं हुआ है। मैनी लॉज वर इनेक्टेड। फिर उसके बाद काफी लो लॉज इनेक्ट हुए, जिसमें है माइंस एंड कॉयलर्स एक्ट ऑफ 1842। उसमें बोला कि जो बच्चे और औरतें हैं वो कॉल माइंस में काम नहीं करेंगी, क्योंकि वहां पर अच्छा नहीं है कंडीशंस। और फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट 1847 में लागू हुआ। उसमें कहा कि चिल्ड्रन जो 18 साल अंडर 18 शुड नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स अ डे। 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं या फिर यंग है, वो 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे कहीं पर भी, किसी भी उसमें फैक्ट्री में। तो ऐसे धीरे धीरे होके ये चेंजेस आए थे लॉज बनने में और इनको इनेक्ट होने में। इनेक्ट के बाद इनको अच्छे से काम होने में भी समय लगा था। कंटेम्प्रेरी जो लिटरेचर्स है उनमें से दो के नाम देखिए आप, चार्ल्स डिकेंस एंड डी.एच. लॉरेंस। ये दो हैं। अब ये जो चार्ल्स डिकेंस है, इन्होंने हार्ड टाइम्स, इनका एक वर्क है,
उन्होंने उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उसमें उस सोसाइटी की कंडीशंस, जो वर्किंग क्लास की कंडीशन है, उनको डिस्क्राइब किया है। और जो डीएच लॉरेंस है, ब्रिटिश एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने जो लोगों की बहुत ही हार्ड टाइम निकला था उनका, उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आपको वैसे ये नाम याद रखने हैं और उनका वर्क है वो याद रखना है, थोड़ा बहुत इन्होंने क्या बोला है इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। नॉवेल्स जो है हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस की, वो वो जो शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन्स है, उनको डिस्क्राइब किया है। इट वाज अ टाउन ऑफ रेड ब्रिक और ऑफ brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed it। ये जो टाउन है ये ऐसे रेड ब्रिक के टाउन है, या फिर हो सकते थे अगर स्मोक और एशेज है वो उनको लाल रहने देती तो। वो बट एज मैटर स्टूड इट वाज टाउन ऑफ अननेचुरल रेड, लेकिन अगर है मैटर तो वो है कि वो जो रेड है वो भी अननेचुरल रेड है। वो प्रदूषण ने उसको अननेचुरल रेड बना दिया है, रेड एंड ब्लैक लाइक द पेंटेड फेस ऑफ अ सैवेज, लेकिन जैसे कचरे का एक पेंटेड फेस हो गया है, कचरा लाल काला ऐसा सा। इट वाज अ टाउन ऑफ मशीनरी, मशीनरी का और टॉल चिमनीज का ये एक टाउन है, आउट ऑफ विच इंटरमिनेबल सर्पेंट ऑफ स्मोक ट्रेल्ड देमसेल्व्स फॉरएवर एंड एवर एंड नेवर गॉट अनकॉइल्ड। जिसमें से स्मोक के बड़े बड़े सर्पेंट्स बाहर आ रहे हैं, सांप। इट हैड अ ब्लैक कैनाल इन इट, उसमें एक काले जो कैनाल्स थी ना, उसमें बता रहा है कि यहाँ की कैनाल्स भी काली हो गई है, ब्लैक कैनाल इन इट, एंड अ रिवर दैट रेड पर्पल विद इट एल स्मेलिंग डाई। जो रिवर है बह रही है वो भी पर्पल कलर की हो गई है, जिसमें से डाइक की स्मेल आ रही है बहुत ही गंदी। एंड वास्ट पाइल्स ऑफ बिल्डिंग फुल ऑफ विंडोज where there was a rattling and a trembling all day long, and where the piston of steam engine worked monotonously up and down like the head of an elephant in a stare of a melancholy madness, जिसमें से मशीन्स की आवाज आती रहती है। तो उन्होंने पूरे का पूरा शहर को डिस्क्राइब किया है कैसा वो टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन। और डीएच लॉरेंस है, उन्होंने एक गांव की थोड़ी सी व्याख्या की है। ईस्टवुड मस्ट हैव बीन अ टाइनी विलेज एट द बिगनिंग। ये इन्होंने टाउन देखा नहीं था, इन्होंने सुना था उसके बारे में, जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। ईस्टवुड must have been a tiny village at the beginning of the 19th century, a small place of cottages and a fragmentary rows of little four-roomed miners' dwelling, the homes of the old colliers. But somewhere about 1820, the company must have sunk the first big shaft and installed the first machinery of the real industrial colliery. Most of the little rows of dwellings were pulled down, and dull little shops began to rise along the Nottingham road, while on the downslope the company erected what is still known as new buildings, little four-roomed houses looking outward in the grim, blank street and the back looking into the desert of the square, shut in like a barracks enclosure, very strange। ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऐसा जो पहले एक छोटा सा गांव था, वो कैसे कैसे करके चेंज होता चला गया और एक ऐसे शहर में परिवर्तित हो गया, जिसकी व्याख्या इससे पहले वाले जो लेखक है वो कर रहे थे अपने टाउन में, कि एक जहाँ पर लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी ड्वेलिंग्स उनकी है वहां पर, और धीरे धीरे वहां पे फर्स्ट इंडस्ट्री बनी है। उसके बाद उनके घर वहां से हट गए हैं, टूट गए हैं, और उसके बाद नई बिल्डिंग्स वहां पे खड़ी हो रही हैं। और वो जो स्ट्रीट ब्लैंक स्ट्रीट्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो जो चेंज आया है। तो अब आते हैं, वाज देयर एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये एक डिबेट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके, कि 1970s तक जो टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये टर्म है, ये ब्रिटेन में हुए चेंजेस के लिए यूज की जाती थी 1780 से 1820s या 50s जो भी है तब तक है। कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है, सॉरी फर्स्ट तब तो नहीं था, टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुए चेंजेस के बारे में डिस्क्राइब करती थी। कब तक? 1970s तक। उसके बाद डिबेट होना शुरू हो गया कि जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है उन्होंने चैलेंज किया कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये हम नहीं मानते हैं। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ ग्रेजुअल चेंज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रादर देन अ सडन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी चीज में एकदम से बहुत ही बड़ा चेंज आ जाना। तो जो ब्रिटेन में इस टाइम पीरियड में हुआ था, वो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा थोड़ा करके बहुत छोटा छोटा सा चेंज था, ना कि एक सडन रेवोल्यूशन था।
कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रीज में वर्कर्स का काम करना या फिर मनी का ज्यादा प्रचलन में आना, बार्टर सिस्टम की बजाय, ये इस तरीके की बजाय फिर दूसरा सिस्टम जैसे फ्यूडलिज्म में था। तो वो 19th सेंचुरी पहले भी था, तो ब्रिटेन ने कुछ नया सिस्टम नहीं लाया था, बल्कि उसी सिस्टम को थोड़ा नए लेवल तक लेकर गया था। और लार्ज एरिया जो इंग्लैंड का था वो अब तक भी, मतलब इस टाइम 1820 तक, ये जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा एरिया था वो अब भी फैक्ट्रीज और माइंस से अनअफेक्टेड था, वहां पर नहीं थी फैक्ट्रीज और माइंस। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इस टाइम पीरियड के लिए इनकरेक्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड सेंटर्ड अ फ्यू रीजन्स और सिटीज, बहुत ही छोटे छोटे एरिया को या कुछ सिटीज को ही इसने, जो ये चेंज हुआ था इन्हीं को कवर किया था, जैसे लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम एंड न्यू कैसल। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो चेंज आया था वो भी उनके अपने रॉ मटेरियल पे नहीं हुआ था, नॉन ब्रिटिश रॉ मटेरियल था जो इंडिया से आता था, और वहां से पहले कभी सेल्स की या फिर बाद में टैक्स, एज ए टैक्स वो ऐसे लेकर आ रहे थे बिना कोई मेटल मनी उनको पे किए। तो ये कोई मेटेलिक ट्रेड भी नहीं हो रहा था, तो ना वहाँ पे मेटल का इंक्लूड है, ना उनका खुद का कोई रॉ मटेरियल यूज हो रहा है जिसमें कॉटन इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। मेटेलिक मनी और स्टीम पावर 19th सेंचुरी तक भी बहुत रेयर थे। इस टाइम पर पीरियड पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो स्टीम पावर बोल रहे हैं हमने आविष्कार किया, तो वो भी बहुत ही रेयर था। रैपिड ग्रोथ इन ब्रिटिश इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो ब्रिटिश इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो 1780s के बाद, ड्यू टू रिजम्पशन ऑफ विद द नॉर्थ अमेरिका के साथ उनका ट्रेड हुआ, तभी हुआ है अच्छे से, ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैड डिस्टर्बेड दिस ट्रेड, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस को की वजह से ये ट्रेड सारा बंद हो गया उनके साथ। सस्टेन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो ब्रिटेन में हुई है वो 1820 के बाद हुई है, 15 में भी जो भी फ्रांस के साथ लड़ाई हुई थी, तो धीरे धीरे उससे कवर होने के बाद 1820 के बाद ही अच्छे से उनकी सस्टेन्ड ग्रोथ शुरू हुई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर्स ने भी बहुत लंबे समय तक इन इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको अगर आप उसके मीनिंग को देखें वो किस किन चीज़ों से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जो आप कैपिटल आपका आ रहा है इंडस्ट्री से, उसको आप नई इंडस्ट्रीज बनाने में इन्वेस्ट करें, जो कि नहीं हो रहा था उस टाइम तक। बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत लिमिटेड हो रहा था, सारा लड़ाई में वो लड़े जा रहे थे, उसी में बिजी थे, ठीक है। इंस्टॉलिंग न्यू मशीन्स, नई मशीन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, वो भी लिमिटेड थी। एंड राइजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी वही 1820 तक अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो however प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट grew steadily only आफ्टर 1820, ये सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें 1820 के बाद ही ठीक से हुई थी। कॉटन, आयरन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो अकाउंटेड फॉर लेस देन हाफ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंटिल 1840s। तो ब्रिटिश जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1850 के बाद ही क्यों अच्छे से शुरू हुई? हिस्टोरियंस बोलते हैं कि 1760 से 1815 तक ब्रिटेन ने जितना भी अपना ध्यान था वो दो चीजों पर लगा रखा था। दो चीजें एक साथ किए जा रहे थे कि एक तो इंडस्ट्रियलाइज करना है अपने देश को, और दूसरा लड़ाई भी लड़ना है यूरोप के साथ। तो इन दो चीजों की वजह से वो इंडस्ट्रीज को ठीक से ग्रो नहीं करवा पाए। borrowed capital was used to fight the wars rather than invested। फिर जो दूसरी अपनी की जो कॉलोनीज हैं बाकी जगह पे, वहां से जो उनको कैपिटल मिल रहा है या फिर अपनी इंडस्ट्रीज से भी जो थोड़ा बहुत ग्रो कर पा रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करने की बजाय वो वॉर पे उसको झोंक रहे हैं, उस सारे कैपिटल को लड़ाई के लिए यूज कर रहे हैं। तो 35% जो कॉस्ट थी वार वॉर की, वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करके हो रही थी। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो नेगेटिव होना तो अच्छा चाहिए, रेवोल्यूशन हो रहा है, कुछ अच्छा चेंज आना चाहिए, तो वो नेगेटिव भी वहां पर बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसपे सरकार भी ध्यान नहीं दे रही थी, उनसे वॉर के लिए टैक्स कलेक्ट कर रही है, बल्कि जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स और उनको फार्म्स में जो काम करना चाहिए उनको वहां से हटाकर आर्मी में डाल रही है। राइज ऑफ फूड प्राइसेस,
उन्होंने बाइंग कस्टमर गुड्स को या पुअर को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया, ये कंडीशन दिखा रही है। नेपोलियन पॉलिसीज ऑफ ब्लॉकेड, मतलब नेपोलियन ने ब्रिटेन का बाकी यूरोप के साथ ट्रेड ब्लॉक कर दिया था ना, तो ब्रिटिश रिस्पॉन्स उनको मिलना जरूरी था। तो उसने यूरोप को बाकी ब्रिटिश ट्रेडर्स को बाकी यूरोप से क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। वर्ड इंडस्ट्रियल यूज्ड विद द वर्ड रेवोल्यूशन इज टू लिमिटेड। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर बोले कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले भी, 1820 से पहले भी, तो बहुत ही लिमिटेड है और थोड़ा सा है, तो उसको रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑल्सो बिकेम अपेरेंट इन सोशल सेक्टर, जो हमने डिस्कस किए। इट जनरेटेड टू प्रोमिनेंट क्लासेस, और फिर इन सोशल सेक्टर्स में दो प्रोमिनेंट क्लासेस भी बढ़कर आई, जो चेंज हुआ, बर्जुआसी एंड प्रोलिटेरियन लेबरर्स। ये एक मिडिल क्लास होती है और एक ये लेबरर्स होते हैं। तो ये नई क्लास, दो मेन क्लासेस जिन्होंने सोसाइटी में और ज्यादा चेंज लाए, ये उभर कर आई थी। In 1851, visitors thronged the great exhibition at the specially constructed Crystal Palace in London to view the achievements of British industry. 1851 में एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगाया गया था लंदन में, क्रिस्टल पैलेस में, ब्रिटिश इंडस्ट्री की अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए। हिस्टोरियन ए ई मसन जो है, वो डिटेल्ड उनकी स्टडी है ब्रिटिश इंडस्ट्री को लेकर। वो ऐसा बोलते हैं कि देयर आर गुड ग्राउंड्स फॉर रिगार्डिंग द पीरियड 1850 टू 19, मतलब वो 1850 के बाद के पीरियड को बताते हैं, 1850 से 1914। तो वो बोलते हैं कि एज दैट इन विच द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रियली ऑकर्ड। अगर अच्छी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो ये टाइम पीरियड है जो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अच्छे से हुआ था, ऑन अ मैसिव स्केल हुआ था, ट्रांसफॉर्मिंग होल इकोनॉमी। तो पूरी तरीके से इकोनॉमी के सिस्टम हैं, जो उसके फैक्ट्स हैं, उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया था। एंड सोसाइटी मच मोर वाइडली एंड डीपली देन द अर्लियर चेंजेस हैड डन। और सोसाइटी को भी बहुत ही अच्छे स्तर पर और बहुत ही गहराई से चेंज किया था, इससे जो कि 1850 से पहले हुआ था उसके मुकाबले में। तो ये है लास्ट स्लाइड, द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851। ये जो एग्जीबिशन हुआ था 1851 में, द वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस, ऐसे इनमें सभी नेशंस की जो इंडस्ट्रियल वर्क्स थे, जो अचीवमेंट्स थी, वो दिखाई गई है, लेकिन पर्टिकुलर इसमें ब्रिटेन पे ज्यादा है। इट वॉज हेल्ड इन लंडन हाइड पार्क इन क्रिस्टल पैलेस, मेड ऑफ ग्लास पेन्स set into iron columns manufactured in Birmingham. ओके, बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो ये हमारा जो चैप्टर है खत्म हो गया है, चैप्टर 9। इसके बाद हम चैप्टर 10 खत्म शुरू करेंगे। तो जाने से पहले आपने कमेंट्स कीजिए, आपको चैप्टर समझ में आया है। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों तक पहुंचाइए, वो भी सब्सक्राइब करेंगे फिर। तो इस चैप्टर की खत्म होने के साथ साथ आप क्वेश्चंस इस पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर शुरू करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।